इतिहास की इस परिचर्चा में आप सबों का स्वागत। मैं शंकर कुमार हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इतिहास विभाग में कार्यरत हूं और आज परिचर्चा का जो विषय है वह है प्री हिस्ट्री इन इंडिया, पेलियोलिथिक पीरियड। ये दूसरा हिस्सा है, यानी कि जो प्रागैतिक काल इतिहास है भारत का, उसमें जो अर्लीस्ट, जो सबसे प्राचीन क्रियाकलापों को समेटकर अगर हम उस कालखंड को समझने की कोशिश करें तो वो पूर्व पाषाण काल का होता है। और पूर्व पाषाण काल के जो सबसे पहले स्तर का अध्ययन होता है, यानी जो सबसे पुराना क्रियाकलापों का अध्ययन है, उसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, जो कि जिसे हम लोएस्ट लेयर ऑफ पेलियोलिथिक लाइफ मान सकते हैं, लोएस्ट लेयर ऑफ पेलियोलिथिक एज मान सकते हैं, या उसे आप अर्लीस्ट लेयर भी कह सकते हैं। तो उसके पश्चात जो लेयर हमें देखने को मिलता है, हमारे पूर्वजों के क्रियाकलापों का जो भी अवशेष उन्होंने छोड़ा हम लोगों को आज उसकी जानकारी होने के लिए, या जो भी उपलब्ध हैं मटेरियल सोर्स के तौर पर, भौतिक स्रोत के तौर पर, उसके आधार पर हम उनके क्रियाकलापों को, जीवन शैली को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस परिचर्चा में मूलतः हम लोग मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक एज की चर्चा करेंगे, क्योंकि लोअर पेलियोलिथिक की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। लेकिन साथ साथ मैंने आपको बताया था कि ये जो परिवर्तन है वो अलग से नहीं हो रहे थे। जो परिवर्तन आपको भौतिक स्तर पर दिख रहा है, उसका एक समानांतर जैविक परिवर्तन भी होता जा रहा था मनुष्य की अपनी बनावट में, जिसे हम होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस, या होमो इरेक्टस से होमो सैपियन, और होमो सैपियन के भी कई प्रजातियां, या जिसमें होमो सैपियन सैपियंस भी आते हैं, जो कि एनाटॉमिकली मॉडर्न मैन के तौर पर हम लोग अपने आप को समझते हैं। तो वो परिवर्तन भी साथ साथ चलता जा रहा था। तो इस डिस्कशन में हम लोग कोशिश करेंगे कि उन सभी चीजों को, उन सभी इंफॉर्मेशन को एक साथ पिरोकर इस परिवर्तन को समझने की कोशिश करें। तो मिडिल पेलियोलिथिक जो है भारतीय उपमहाद्वीप में, जैसा कि आप अपने स्लाइड पर देख सकते हैं, ये मध्य पूर्व पाषाण काल आप कह सकते हैं इसे। तो मध्य पूर्व पाषाण काल का जो मार्कर है, ऐसा क्या है उन उपकरणों में जो हम देखते हैं और कहते हैं कि ये इस युग का रहा होगा, तो वो है अराइवल ऑफ फ्लेक ब्लेड। यानी कि पिछले डिस्कशन में मैंने आपको बताया था कि कोर और फ्लेक टूल्स में क्या फर्क होता है। तो वैसे ही जो हल्का हिस्सा होता है किसी भी पत्थर का, जो टूटा हुआ हिस्सा होता है, फ्लेक होता है, उस फ्लेक से जो ब्लेड बनाया जाता है, तो एक चौड़ा सा एक उपकरण है और ब्लेड के तौर पर उसका प्रयोग किया जाता था उस पत्थर के उपकरण का, जो कि फ्लेक का बना हुआ होता था, न कि कोर का। और इसका प्रमाण हमें दिदवाना से मिलना शुरू हो जाता है लगभग 150,000 वर्ष पहले राजस्थान इलाके से। वैसे ही गुजरात या श्रीलंका में भी हमें कई मिडिल पेलियोलिथिक स्टेज के फ्लेक ब्लेड्स मिलने शुरू हो जाते हैं। निवासा कल्चर, या आप कह सकते हैं ये जो बाद में जाकर निवासा कल्चर इतिहास के स्टूडेंट्स को आप कह सकते हैं कि चैल्कोलिथिक पीरियड का आभास दिलाता है, क्योंकि हम लोग निवासा कल्चर को अक्सर उसी आलोक में समझते हैं, परंतु निवासा से हमें मध्य पूर्व पाषाण काल के भी उपकरण मिले हैं। और संभवतः जो इसकी रचयिता रहे होंगे, इस प्रकार की, यहां रचयिता का मतलब कोई काव्य की रचना नहीं है, बल्कि इस प्रकार के टूल्स, इस प्रकार के उपकरण को बनाने वाले जो रहे होंगे, वो संभवतः होमो इरेक्टस के लेट डिसेंडेंट्स रहे होंगे। होमो इरेक्टस वैश्विक स्तर पर आ चुके थे, यानी उनका इवोल्यूशन हो चुका था, होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस बन चुके थे, और होमो इरेक्टस के भी निरंतर जो इवोल्यूशन हो रहे थे, उसके जो काफी बाद के जो डिसेंडेंट्स हैं, उनके द्वारा संभवतः यह बनाया गया होगा। और जो लोअर पेलियोलिथिक है, जो सबसे पुराना लेयर है पेलियोलिथिक स्टेज का,
क्या उसके कॉन्टिन्यूम में मिडिल पैलियोलिथिक इमर्ज किया था भारत में या वैश्विक स्तर पर, तो इसके ऊपर कई इतिहासकार एक मतभेद रखते हैं। सभी एक समान नहीं मानते कि ये कॉन्टिन्यूअस में या ये एक कॉन्टिन्यूम में ये निरंतरता परिवर्तन की बनी हुई थी। संभव है कि लोअर पैलियोलिथिक खत्म हो चुका और उसके कई सहस्त्राब्दी बाद मिडिल पैलियोलिथिक का आगमन हुआ, और परंतु कई जगहों पर यह कॉन्टिन्यूटी भी देखा जाता है। तो इसके ऊपर कोई सहमति नहीं बनी हुई होती है आज के समय में इतिहासकारों में। अब अगर होमो इरेक्टस की बात हो चुकी है, तो होमो इरेक्टस के पश्चात जो परिवर्तन जैविक स्तर पर हमें अपनी प्रजाति में देखने को मिलता है, वो है इमर्जेंस ऑफ एनाटॉमिकली मॉडर्न मैन, जिसे हम होमो सैपियंस कहते हैं। और ये होमो इरेक्टस के इवॉल्व करने के बाद का स्टेज है। और इसमें होमो इरेक्टस से जो इवॉल्व होते होते कई सब स्पीसीज बने, उसमें होमो सैपियंस एक हैं। वैसे ही कई सब स्पीसीज हैं जो कि हमारे पूर्वज तो नहीं थे, परंतु हो सकता है अगर वो सक्सेसफुल होते तो वही उसके ही वंशज आज हमारा जगह लेकर आज के युग में भूमिका निभा रहे होते। तो वैसे ही एक प्रजाति है होमो सैपियंस नियंदरथलेंसिस, और नियंदरथल मैन का आपने नाम सुना होगा, तो मैं यहां उनकी ही चर्चा कर रहा हूं। और यूरोप के इलाके में आज से 230,000 वर्ष पहले से लेकर 30,000 वर्ष तक नियंदरथल्स इस पृथ्वी पर रहते थे, और उनमें भी वो सारी संभावनाएं थी कि वो इवॉल्व कर होमो सैपियंस सैपियंस को यहां से हटाकर वो खुद ही यह जगह पर व्याप्त होते, परंतु ऐसा हुआ नहीं। और नियंदरथल्स या ये जो विशिष्ट प्रजाति है मॉडर्न मैन की, एनाटॉमिकली मॉडर्न मैन की, वो विलुप्त हो गई। जो फेशियल एट्रीब्यूट्स या फिजिकल एट्रीब्यूट्स के तौर पर देखें तो वो उनकी हाइट जो है, उनकी लंबाई थोड़ी छोटी थी। उनका जो ललाट है, फोरहेड है, वो काफी पतला था, तो लंबा फोरहेड नहीं था उनका। और जो ब्रो रिजेस हैं, यानी कि जिसे भाव कहते हैं, आंख के ऊपर का जो हिस्सा होता है, बोन स्ट्रक्चर होता है, वो काफी उभरा हुआ था, वो निकला हुआ था। तो इस तरह के फिजिकल फीचर्स के साथ नियंदरथल मैन यहां व्याप्त थे। उनका चिन्ह यानी टुड्डी नहीं होती थी, लगभग नहीं था, उनकी टुड्डियां नहीं होती थी। जबकि क्रेनियल कैपेसिटी जो उनके दिमाग की क्षमता है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, वो काफी एडवांस था। वो लगभग जो होमो सैपियंस सैपियंस मॉडर्न मैन की जो होती है उसके बराबर था। तो इसी के लिए मैंने कहा कि उनमें क्षमता जरूर थी कि वो हमारा जगह ले सकते थे। और जो औजार बनाने का जो तकनीक था वो भी काफी विकसित था नियंदरथल मैन का, जिसे हम लेवलॉय मोस्टीरियन के नाम से जानते हैं। उस तकनीक को हम लेवलॉय मोस्टीरियन के नाम से जानते हैं। यानी इस तकनीक से अगर कोई औजार बन रहा है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि यह नियंदरथल मैन ने विकसित किया था। परंतु आज के युग में वो एक्सटिंक्ट है और उस प्रजाति की सारी जो भविष्य की संभावनाएं हैं वो खत्म हो गई। वैसे ही एक प्रजाति होमो सैपियंस की, मॉडर्न एनाटॉमिकली मॉडर्न मैन की थी, होमो सैपियंस सैपियंस की, जिस प्रजाति के हम सब मनुष्य आज पृथ्वी पर व्याप्त हैं। और नियंदरथल मैन के बिल्कुल अलग जो एनाटॉमिकली मॉडर्न मैन है यानी होमो सैपियंस सेपियंस हैं, उनका जो ललाट है वो काफी चौड़ा था, सो दे हैव लार्ज फोरहेड। और नियंदरथल मैन की भांति आंखों के ऊपर का जो हिस्सा है, बोन स्ट्रक्चर है, जिसे रिज या नाक को जो जोड़ता है, वह हिस्सा जो है वो
आंखों से काफी उभरा हुआ नहीं था, जैसा कि निएंडरथल मैन में मैंने आपको बताया। तो यह हिस्सा काफी दबा हुआ था या लगभग फ्लैट सा था। वैसे ही जो फेस है मनुष्य का, वह 2D से बिल्कुल सीधा लंबवत उसका आकार था, और एक आप कह सकते हैं एक वर्टिकल लाइन ऑफ द फेस। तो ज्यादा चौड़ाई या ऊंचा नीचा न होकर एक वर्टिकल ओरिएंटेशन में फ्रॉम फोरहेड टू चिन फेस का स्ट्रक्चर था। जो बोन्स थे, जो हड्डियां थीं, वो निएंडरथल मैन के तुलना में पतली थीं होमो सैपियंस सैपियंस की। तो उतने मोटे बोन्स नहीं थे, और वो ये बोन थोड़ा पतला था। तो एक आप कह सकते हैं कि वो मनुष्य को ग्रेसिलिटी प्रोवाइड करता था। ग्रेसिलिटी यानी लचक प्रोवाइड करता था, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता था विशिष्ट क्रियाकलापों को कर पाने के लिए। और ये मनुष्य के इवोल्यूशन की प्रक्रिया में एक काफी महत्वपूर्ण योगदान इसने निभाया। और एनाटॉमिकली मॉडर्न मैन, ऐसी मान्यता है, इसके प्रमाण हमारे पास हैं कि वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से लगभग 115,000 वर्ष पहले, जहां हमें साउथ अफ्रीका से उनके काफी प्रमाण मिलते हैं, अब वो इस इलाके से निकलकर विश्व के दूसरे इलाकों में भी जाकर बस रहे थे। तो शुरुआत के दौर में एनाटॉमिकली मॉडर्न मैन यानी होमो सैपियंस सैपियंस को अक्सर MSA टूल्स के साथ जोड़ा जाता है, परंतु 90,000 वर्ष पहले, आज से 90,000 वर्ष पहले, वो जो औजार बनाने की प्रक्रिया है या जो तकनीक है, वो विकसित भी होता जा रहा था, उसमें परिवर्तन भी होता जा रहा था। और अब पहले की भांति वो केवल टूल्स नहीं बना रहे थे, उपकरण नहीं बना रहे थे, बल्कि अब उनके उपकरण ज्यादा पतले थे और डबल एज्ड प्रिज्मेटिक फ्लेक्स, जिसे बैक्ड ब्लेड्स भी कहा जाता है, उसका निर्माण वो काफी ज्यादा कर रहे थे। तो जैसे ही हम बैक्ड ब्लेड्स कहीं देखते हैं उपकरण के तौर पर, लिथिक या पत्थर के उपकरण के तौर पर, तो इतिहासकार यह मानने लगते हैं कि ये उपकरण कोई और प्रजाति नहीं बल्कि मॉडर्न, एनाटॉमिकली मॉडर्न मैन ने ही बनाया होगा, क्योंकि होमो हैबिलिस या होमो इरेक्टस या निएंडरथल मैन की कैपेसिटी नहीं थी, उसमें उनके पास उस प्रकार के संसाधन नहीं थे कि वो बैक्ड ब्लेड्स बना पाते। बैक ब्लेड्स बना पाने की के लिए जो रिक्वायरमेंट रही होगी इमेजिनेशन की, ग्रेसिलिटी की, वो एनाटॉमिकली मॉडर्न मैन के पास ही थी। और इसलिए आप कह सकते हैं कि बैक्ड ब्लेड्स एक तरह से मार्कर है, इथनिक मार्कर है, अनाउंस करने का कि यह यहां या इस इलाके में जहां से बैक्ड ब्लेड्स हमें मिलते हैं कि वहां मॉडर्न, एनाटॉमिकली मॉडर्न मैन रहा होगा, वहां उनका कल्चर रहा होगा। और जब आप बैक्ड ब्लेड्स बनाने लगते हैं, जब हमारे पूर्वज बैक्ड ब्लेड्स बनाने लगे, तो बैक्ड ब्लेड्स का प्रयोग कर कर उनकी जो उपकरण बनाने की रेंज है वो काफी बढ़ गई। उसका प्रयोग कर कर वो विभिन्न किस्म के उपकरण बनाने लगे, पत्थर के उपकरण बनाने लगे। तो सहसा एक आप कह सकते हैं एक विकास आ गया। जैसे आज के युग में आप कह सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी आ गया, तो इलेक्ट्रिसिटी के आने के पश्चात कई उपकरण बनने लगे। इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब जलता था, इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से आप अन्य प्रकार के कई उपकरण, आप कार चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से आप कोई और भी काम कर सकते हैं। तो सहसा एक बदलाव आया और उसी प्रकार से बैक्ड ब्लेड के बनने के पश्चात जो उपकरण बनाने की जो रेंज है उसमें काफी वृद्धि हुई। और इसके अलावा मॉडर्न, एनाटॉमिकली मॉडर्न मैन यानी होमो सेपियंस सैपियंस के आने के पश्चात केवल पत्थर के टूल्स नहीं बन रहे थे, बल्कि अब कई आप कह सकते हैं आभूषण भी बनाया जाने लगा। और केवल पत्थर का नहीं बल्कि जानवरों की हड्डियों से
या उनके सींग से भी कई ऑर्नामेंट्स बनाए जाने लगे, और यह अपने आप में एक वैसे आप कह सकते हैं कि इवोल्यूशन को दर्शाता है, जब मनुष्य के पास थोड़ा ज्यादा एश्योरेंस है, थोड़ा ज्यादा आत्मसंतुष्टि है, उसके पास समय ज्यादा है, तो अब केवल वो अपने सर्वाइवल के बारे में चिंतित नहीं है, बल्कि वो कुछ अपना जो एस्थेटिक्स है उसको भी एक्सप्लोर कर रहा है, और कुछ खुश होने के लिए या कुछ दिखाने के लिए या आकर्षित करने के लिए वो कुछ जेवरात भी बना रहे हैं, और कुछ वो आभूषण भी बना रहे हैं, और जो मटेरियल है वो केवल पत्थर नहीं बल्कि एनिमल बोन्स यानी कि हड्डियों और जो सींग है जानवरों की, उसका भी प्रयोग कर कर वो इस प्रकार के आभूषण बना रहे हैं। इसके अलावा एनाटॉमिकली मॉडर्न मैन के आने के पश्चात हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये एक कोई सीक्वेंशियल डेवलपमेंट है, यानी कि एक ही दिशा में ये इवोल्यूशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। कई तकनीक, कई परंपराएं उत्पादन की या टूल मेकिंग की, उपकरण बनाने की, जो कि पिछली प्रजातियां उसका प्रयोग कर रही होंगी, जैसे नियंदरथल मैन एक विशिष्ट तरीके से वो अपना उपकरण बनाते थे, जैसे जिसका उल्लेख आप अपने स्लाइड पर देख सकते हैं, लेवलोय मोस्टेरियन या एशुलियन पेबल फ्लेक टूल्स, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं एक दूसरी परिचर्चा में। तो जो इस प्रकार के तकनीक हैं जो कि पहले हमारे पूर्वजों ने उसका प्रयोग किया है, उसका भी इनकॉर्पोरेशन है। तो ऐसा नहीं है, अब आप ये एक सीधा प्रमाण है कि अतीत में हुई जो भी गतिविधियां थी या जो भी ज्ञान था, उसका साथ में पिरोकर होमो सैपियंस सैपियंस आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पुरानी पद्धतियां जो हैं वो बिल्कुल विलुप्त हो गईं और एक नई पद्धति से ही यह विकास संभव हो पाया, ऐसा नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात जानने की है, और इतिहास में आप पाएंगे, भारतीय इतिहास में ही आप पाएंगे कि कई बार सीक्वेंशियल हिस्ट्री में भी आपको रिवर्सल्स देखने को मिलता है। अब जैसे अगर आप यह मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, तो उसके सहसा उसके बाद का जो काल हमें मिलता है ऋग्वेद का, तो ऋग्वेद में आपको शहर नहीं दिखते, ऋग्वेद में आपको लेखन पद्धति संभवतः रही होगी, लेकिन उसके प्रमाण हमें नहीं मिलते। तो ऐसा लगता है कि ये जो इवोल्यूशन है या ये जो प्रोग्रेशन है हिस्ट्री का भारतीय इतिहास में, वो बिल्कुल यूनिलीनियर नहीं है। तो कई बार रिवर्सल्स भी होते हैं, और फिर एक कालखंड के पश्चात और एक काल विशेष के पश्चात आप पाएंगे कि फिर से इनकॉर्पोरेशन भी हो रहा है। हड़प्पा के बर्तन बनाने की तकनीक का इनकॉर्पोरेट कर कर आपको चैल्कोलिथिक कल्चर में महाराष्ट्र इलाके से या मालवा इलाके से प्रमाण मिलना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार की जो एक कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि यूनिलिनियरिटी को ब्रेक करती है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए इतिहास को समझने में, देश विशेष के इतिहास को भी समझने में। अब मनुष्य जब होमो, जिसे हम मॉडर्न एनाटॉमिकली मॉडर्न मैन कहते हैं, वह पहले की प्रजातियों से यानी होमो इरेक्टस से निश्चित रूप से बेहतर इक्विप्ड था बोलने की कैपेसिटी में, यानी बोल पाना, बोली, भाषा, आवाज, साउंड का मॉड्यूलेशन या उसको एक विशेष लैंग्वेज के तौर पर, मैं ये नहीं कह रहा कि उसका एक व्याकरण रहा होगा जिसकी जानकारी हमारे पास है, लेकिन अब हमारे पूर्वज ज्यादा किस्म के साउंड निकाल रहे थे, ज्यादा किस्म के ध्वनि निकाल रहे थे, और हर एक किस्म की ध्वनि का एक विशेष मतलब रहा होगा। जैसा कि हम लोग जानवरों में भी देखते हैं कि उत्साह में, डर में, भय में, या गुस्साने में या क्रोध में वो अलग अलग किस्म के साउंड निकालते हैं। तो वैसे ही हमारे जो पूर्वज हैं अब वो
अलग अलग किस्म के विभिन्न प्रकार के साउंड या ध्वनि निकाल रहे हैं। और इसका महत्व है इवोल्यूशन की प्रक्रिया से, क्योंकि ये जो ध्वनि है वह इसी प्रजाति के दूसरे जो सदस्य हैं वो इसको पहचान कर जो एक सामूहिक डिसीजन है, कलेक्टिव डिसीजन है, वो बेहतर तरीके से ले पाते। और इन्हीं ध्वनियों या लैंग्वेज के आधार पर जो एक जनरेशन का स्किल नॉलेज है या स्किल है या जो भी विजडम है, जो भी बुद्धिमत्ता है, उसको वो अगले जनरेशन तक, अगली पीढ़ी तक वो उसका संक्रमण कर पाता था। लेकिन नॉलेज के अभाव में जो ये संक्रमण की प्रक्रिया है वो काफी ढीली बन जाती है। तो एक रिफाइनमेंट के साथ, एक प्रिसीजन के साथ अब हमारे पूर्वज जो भी कलेक्टिव विजडम उनका रहा होगा उसको, या सामूहिक बुद्धिमत्ता रही होगी, उसका संक्रमण अगली पीढ़ी में बड़े सक्सेसफुली वो कर पा रहे थे। तो ये एक रूपरेखा आप देख सकते हैं। और इस बायोलॉजिकल ये जो जैविक परिवर्तन है उसके आलोक में अब हम यह समझने की कोशिश करें कि अपर पैलियोलिथिक साइट्स भारत में कहां कहां से हमें देखने को मिलती हैं। तो यह जो स्टेज है इवोल्यूशन का भारतीय उपमहाद्वीप में प्रागैतिक काल इतिहास का, वो हमें रेनीगुंता में देखने को मिलता है जो कि आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। वैसे ही शोरापुर दोआब जो कि कर्नाटक में अवस्थित है। कर्नाटक के शोरापुर दोआब से आपको बैक्ड ब्लेड काफी मिलते हैं। और जैसा मैंने आपको अभी बताया कि बैक्ड ब्लेड के मिलने का मतलब ही है कि एनाटॉमिकली मॉडर्न मैन यानी होमो सैपियंस सैपियंस आ चुके हैं, क्योंकि ये किसी दूसरी प्रजाति, मनुष्य के, हमारे पूर्वजों की दूसरी प्रजाति के द्वारा बना पाना यह संभव ही नहीं था। वैसे ही बुद्ध पुष्कर जो कि राजस्थान में अवस्थित है, वहां से भी हमें बैक्ड ब्लेड का प्रमाण मिलता है। और बाघोर में भी जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बाघोर का रेफरेंस आपको आगे भी मिलेगा कई आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स में। तो वो बाघोर 2, बाघोर 3, बाघोर 4 हो सकता है, जो कि आगे के कल्चर्स को, आगे की संस्कृतियों को दर्शाता है। लेकिन बाघोर 1 की बात यहां हो रही है। जो सबसे निचला स्तर है बाघोर में, वो आपको अपर पैलियोलिथिक स्टेज का मिलता है, लगभग 25,500 वर्ष से लेकर 10,500 वर्ष तक। तो यानी कि हम वर्तमान के काफी समीप आ जाते हैं। 8,000-7,000 वर्ष पहले की बात करें तो हम लगभग नवपाषाण युग की बात कर रहे होते हैं। तो आपको बाघोर 1 में अपर पैलियोलिथिक स्टेज की जीवन शैली में रह रहे समुदायों का प्रमाण 10,500 वर्ष तक मिलता रहता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां से बैक्ड ब्लेड्स ही नहीं बल्कि ड्रिल्स और स्क्रेपर्स भी मिले हैं। यानी किसी चीज में छेद करने के लिए जो उपकरण बनाया था हमारे पूर्वजों ने, या किसी चीज की छिलाई करने के लिए जो उपकरण वो बनाते थे, वैसे ही सैंडस्टोन प्लेटफॉर्म एक मिला है जिसके ऊपर कोई मार्क है अलग अलग कलर का। अब ये रेड कलर का मार्क मान लीजिए किसी पत्थर के एक स्लैब पर आपको मिलता है, तो कई इतिहासकार इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि क्या ये किसी धार्मिक परंपरा की शुरुआत होती दिख रही है, या किसी परिपाटी या कोई कस्टम या कोई बिलीफ सिस्टम डेवलप कर रहा है। क्योंकि बाद में जाकर हिंदू परिपाटी में इस प्रकार ही पूजा किया जाता था जिसमें एक विशिष्ट कलर का कोई मार्क लगाया जाता था पत्थरों में। वैसे ही बेलन वैली से भी हमें प्रमाण मिलता है जो कि लगभग मिर्जापुर इलाके का है। 18,000 से लेकर 16,000 वर्ष पहले तक हमें बेलन वैली से अपर पैलियोलिथिक साइट्स के प्रमाण मिलते हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं कि एक रूपरेखा है पैलियोलिथिक एज की। इस परिचर्चा में हम लोगों ने मिडिल पैलियोलिथिक और
अपर पेलियोलिथिक की चर्चा की। इसके पहले की परिचर्चा में हम लोगों ने लोअर पेलियोलिथिक की चर्चा की थी। तो इन दोनों को मिलाकर आप पेलियोलिथिक एज की समझ भारतीय उपमहाद्वीप में अच्छी तरह से बना सकते हैं कि क्या जैविक परिवर्तन हुए, क्या जो हमारी टूल टाइपोलॉजी है, जो औजार बनाते थे, उसमें क्या परिवर्तन हुए, और दोनों परिवर्तनों को मिलाकर जब हम चीजों को समझने की कोशिश करें तो हमें ये जो इवोल्यूशन की प्रक्रिया है उसका एक आप कह सकते हैं कि उसकी एक ठोस समझ हमारी एक बन पाती है। और इसी सीक्वेंस में आगे जाकर फिर हम लोग मेसोलिथिक एज की चर्चा कर सकते हैं, नियोलिथिक एज की चर्चा कर सकते हैं, यानी मध्यपाषाण और नवपाषाण युग की भी चर्चा कर सकते हैं, जो कि आगे समय मिलने पर मैं आपके साथ करूंगा। धन्यवाद।